गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और आप देख रहे हैं माइंडेड स्टडी 22। तो दोस्तों स्वागत है फिर से आप सबका आपके अपने चैनल माइंडेड स्टडी 22 में। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 9th की इकोनॉमिक्स पर यानी अर्थशास्त्र पर। तो इस वीडियो में हम क्लास 9th की अर्थशास्त्र के चैप्टर नंबर 1 पर बात करेंगे और यह है पार्ट नंबर 1 होगा। ठीक है, यानी हम इस चैप्टर नंबर 1 को पालमपुर गांव की कहानी को पार्ट 2 में समझेंगे। ये पहला पार्ट है, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा। क्योंकि देखिए क्या है कि हम पार्ट बाय पार्ट इसलिए बांट रहे हैं क्योंकि जो टॉपिक है उस टॉपिक को हम बढ़िया तरीके से समझ सके। तो इसमें दो खास टॉपिक हैं, उन दो खास टॉपिक को हम दो पार्ट्स में बांट दिए। जो ये पहला पार्ट है इसमें हम उत्पादन से संबंधित बात करेंगे और जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो कृषि यानी खेती से संबंधित बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो दोस्तों जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम है पालमपुर गांव की कहानी। अब यहाँ पे देखिए जो ये पालमपुर गांव है ये वास्तविक में गांव है नहीं, ये काल्पनिक गांव है। तो यहाँ पे आप पालमपुर की जगह आप अपना गांव भी ले सकते हो। ठीक है, अपने गांव की कंडीशन से रिलेट करते हुए आप इन सभी फैक्ट्स को समझ सकते हो। ठीक है, और ये सभी हमारे दैनिक जीवन की गतिविधियां हैं। ठीक है, जो हम क्लास 9th की अर्थशास्त्र में पढ़ेंगे वो सभी गतिविधियां हमारे दैनिक जीवन से संबंधित हैं। इसलिए आप इनसे ज्यादा ना डरें क्योंकि बहुत ही आसान है, सिर्फ समझने के ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए जो ये पालमपुर गांव की कहानी है इसमें बताया गया है, इसमें कहा गया है कि ये जो कहानी है इस कहानी का जो उद्देश्य है, जो मकसद है वो ये है कि आपको उत्पादन से संबंधित जो उत्पादन के मूल विचार हैं उनके बारे में जानकारी मिल जाए और उस जानकारी को लेने के लिए, उत्पादन से संबंधित जानकारी ग्रहण करने के लिए ही हम इस चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं। अब देखते हैं कि कौन इस वीडियो से कितना समझ पाते हैं, कौन नहीं पाते हैं। सीधी बात है, जो ध्यान से सुनेगा वो समझेगा और जो ध्यान नहीं देगा वो नहीं सुनेगा, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखेगा। चलिए देखिए यहाँ पे जो मेन फैक्ट है पहला है वो है उत्पादन का संगठन। ठीक है, तो कहानी का उद्देश्य मैंने बता दिया है, पालमपुर गांव की कहानी। इस कहानी का उद्देश्य केवल इतना है, उत्पादन से संबंधित जो मूल विचार हैं उन मूल विचारों को आप समझ जाओ, ना कि आप पालमपुर गांव को लेकर खुद को या फिर अपना टाइम वेस्ट करो। पालमपुर गांव की जो कहानी है उसका उद्देश्य को समझो, ना कि पालमपुर गांव की कि उत्तर प्रदेश पर है, 3 किलोमीटर दूरी पर रायगंज पड़ता है, वहां पे ये सब बेचता है, वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है उसको पकड़िएगा। ठीक है, तो इसका जो पहला फैक्ट है वो है उत्पादन का संगठन। अब उत्पादन का संगठन क्या है? पहली बात, उत्पादन क्या होता है इसको आप समझिएगा। उत्पादन मतलब जब हम जो प्राकृतिक संसाधन है उन प्राकृतिक संसाधन से जब हम किसी न्यू चीज का निर्माण करते हैं, ठीक है, वो ही क्या हो जाती है, वो ही उत्पादन कहलाती है। ठीक है, तो उत्पादन करने के लिए हमको किन 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 चीजों की जरूरत पड़ेगी? देखिए पहले भी जब भी हम किसी भी चीज का उत्पादन करेंगे, या तो हम वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, ठीक है, या फिर हम सेवाओं का उत्पादन करते हैं। अब वस्तुओं का उत्पादन कैसे करते हैं, सेवाओं का उत्पादन कैसे करते हैं, वो यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा। देखिए वस्तुएं मतलब हम किसी भी नई चीज का निर्माण करते हैं, या फिर सेवाओं का मतलब क्या है, यहाँ पे सेवाओं का उत्पादन हम कैसे करते हैं। देखिए मान लीजिए अब हम सभी लोग पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई कर कर कुछ अपने देश के लिए अच्छा करेंगे। ठीक है, जैसे कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे, उसने क्या किया कि एक साइंटिस्ट थे वो, और उन्होंने अपने अंदर एक ऐसी कला, एक ऐसी स्किल डेवलपमेंट की, यानी डेवलप की, जिससे उसने अपना देश का नाम रोशन किया और अपने देश के लिए बहुत कुछ दिया। ठीक है, तो इस तरह की जो ये स्किल्स होती हैं इनको सेवाओं का नाम दे दिया जाता है। ठीक है, आप एजुकेटेड बंदा बनकर समाज के लिए अच्छा कार्य कर रहे हो तो वो सेवा है, यानी इनका भी उत्पादन करना पड़ता है। ठीक है, इनका क्या करना पड़ता है, उत्पादन करना पड़ता है, और उनको उत्पादन की दृष्टि से देखे तो सेवा बोल दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए उत्पादन करने के लिए, ठीक है, हमको 4 चीजों की जरूरत होती है। चाहे हम वस्तुओं का उत्पादन करें चाहे फिर सेवाओं का उत्पादन करें, हमको 4 चीजों की जरूरत होगी। ठीक है, जो एनसीईआरटी कह रहा है क्लास 9th में वो 4 चीजें बता रहा है, कहीं कहीं पे 3 भी होता है, तो 3 भी कोई वो नहीं है, क्योंकि जो इसमें है यहाँ पे जो भौतिक पूंजी और मानव पूंजी मैंने रखा है, ये दोनों अलग अलग यहाँ पे मैंने रख दिए हैं अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी। लेकिन आप जब हाई लेवल की स्टडी करोगे तो उसमें क्या है कि 3 फैक्ट बताए जाते हैं उत्पादन करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको समझिएगा। देखिए जो पहला फैक्ट है, उत्पादन करने के लिए जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, जो इनके कारक हैं वो क्या है, पहला है भूमि।
यानी कभी भी हम उत्पादन करेंगे तो भूमि की सबसे पहले हमको जरूरत पड़ती है। यानी पहली आवश्यकता क्या है? भूमि का होना, लैंड का होना। अब भूमि भूमि के बारे में आप सभी जानते ही हैं। मान लीजिए आप कुछ भी किसी भी चीज का उत्पादन करें, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे हम एक शॉप से एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हम मिठाई की दुकान करेंगे, तो मिठाई की दुकान करने के लिए हमको जमीन की जरूरत पड़ेगी, यानी भूमि की जरूरत पड़ेगी। इतना तो आप सभी को पता है। दूसरा जो कारक है, यानी जो दूसरी जो जरूरत है वो है श्रम। हमको श्रम की आवश्यकता पड़ेगी, लेबर की आवश्यकता पड़ेगी। श्रम क्या है? मान लीजिए भूमि हमने ली, ठीक है, और भूमि के अलावा भी जो प्राकृतिक संसाधन है जैसे कि जल, ठीक है, ये सभी आ जाएंगे किसके? इसी वाले पहले वाले कारक में, ठीक है, यानी पहली जो आवश्यकता होगी, ठीक है, भूमि वाले फैक्ट में। अब जो दूसरी है श्रम। श्रम में क्या है कि श्रम में मान लीजिए किसी भी चीज का आप काम करोगे उसमें श्रम की तो आवश्यकता है, क्योंकि श्रम तो करनी ही पड़ेगी तभी आप सक्सेसफुल हो पाओगे। मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, मजदूरी, ठीक है। अब श्रम में के लिए कि देखिए, मान लीजिए कोई आप एक तरीके से प्रोफेशनल वर्क कर रहे हो या फिर एक ऐसा वर्क कर रहे हो जो कि एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए आपको एजुकेशन से संबंधित वाले बंदे चाहिए, ठीक है। तो उनके लिए जो एजुकेशन जो वाले बंदे हैं, तो उनके लिए जो एजुकेशन से रिलेटेड जो कार्य करते हैं, ठीक है, वो भी क्या करते हैं? वो भी श्रम करते हैं। अक्सर क्या है कि हम श्रम वर्ड यानी लेबर वर्ड को मजदूर से जोड़ते हैं, मजदूरी से जोड़ देते हैं, ठीक है। अब मजदूरी जो लोग कर रहे हैं, जो शारीरिक मेहनत है, उसी को ही हम श्रम बोलते हैं, लेकिन वो श्रम नहीं, वास्तविक में वो भी श्रम है, ठीक है। और इसके अलावा एक अगर कोई व्यक्ति टीचर के रूप में पढ़ा रहा है या फिर कोई व्यक्ति एजुकेशन कर रहा है, स्टडी कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? वो भी श्रम ही होती है, ठीक है। तो श्रम वाला जो फैक्ट है आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। जो तीसरी जो आवश्यकता है वो है पूंजी, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक पूंजी को हमने यहाँ पे दो तरीके से हम आपको बताएंगे। मानव पूंजी का जो चौथी आवश्यकता है, और एक है भौतिक पूंजी, ठीक है। तो भौतिक पूंजी क्या है इसको आप समझिएगा, ठीक है। भौतिक पूंजी ये उत्पादन करने के लिए तीसरी जो आवश्यकता है, ठीक है, वो कौन सी है? भौतिक पूंजी। भौतिक पूंजी मतलब मान लीजिए उत्पादन करने के लिए हमको जरूरत होती है किसकी? कुछ ऐसी चीजों की कि जैसे कि मान लीजिए भूमि आपके पास है, श्रम भी है, ठीक है, लेकिन मशीनें होती हैं, औजार होते हैं। अगर आपको मिठाई की दुकान करनी है तो मिठाई की दुकान के लिए आपको कुछ औजारों की जरूरत होगी, ठीक है। औजारों के साथ साथ आपको वहां पे शॉप बनानी, यानी एक मकान बनाना पड़ेगा, या फिर आपको एक तंबू तानना पड़ेगा, ठीक है, या फिर कुछ भी जो भी जिसमें आप वो सब काम करोगे, घर बनाना पड़ेगा, जो भी आप नाम दो वो दे सकते हो। तो इनमें जो पैसा लगता है, इनमें जो इन्वेस्टमेंट होती है, उसको हम नाम किसका दे देते हैं? उसको नाम देते हैं भौतिक पूंजी का, ठीक है। तो आप इसको आसान भाषा में समझने के लिए इन्वेस्टमेंट से रिलेट करें कि जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब हम निवेश करते हैं, हिंदी में मैं बात करूं तो निवेश, तो निवेश करना ही क्या है? निवेश करना ही भौतिक पूंजी कहलाती है। आगे यहां तक समझ में? अब देखिए, भौतिक पूंजी में दो तरह की पूंजी होती है, एक होती है स्थायी पूंजी और एक होती है कार्यशील पूंजी। अब स्थायी पूंजी क्या है कि स्थायी पूंजी में मान लीजिए कुछ ऐसी निवेश, कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसको हम करते हैं और करने के बाद वो मतलब बनी रहती है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि हमने उत्पादन करने के लिए क्या किया? उत्पादन करने के लिए हमने मशीनें खरीदी, ठीक है, कुछ औजार खरीदे। तो औजार खरीदे या जो मशीन हमने खरीदी वो तो बार बार यूज किए जाएंगी ना। औजार तो बार बार हम यूज कर सकते हैं, ऐसा तो है नहीं एक बार यूज होने के बाद वो समाप्त हो गए औजार फिर से लाओ। जो ऐसे औजार हैं या फिर जो बिल्डिंग है, जो बिल्डिंग उसके लिए बनाई है, उसमें जो इन्वेस्टमेंट की गई है उसको स्थायी पूंजी कहेंगे। ऐसी इन्वेस्टमेंट जो उत्पादन करने के लिए, ठीक है, किसमें की जाए? बिल्डिंग बनाने में की जाए, ठीक है। जिसके पास भूमि नहीं थी, भूमि लेने में जिसने इन्वेस्टमेंट की है वो क्या है? वो भी भौतिक पूंजी हो जाएगी, ठीक है। या फिर औजार खरीदे और औजार के लिए जो मतलब खरीदारी की थी, उनमें जो इन्वेस्टमेंट हुई थी वो क्या है? वो स्थायी पूंजी हो जाएगी, भौतिक पूंजी का एक पार्ट है, ठीक है। उसके अलावा मशीनें जो हम लोग खरीदते हैं, मशीनों में जो इन्वेस्टमेंट होती है वो क्या हो जाती है? वो भी स्थायी पूंजी के अंतर्गत आती है। इसके विपरीत आप देखिए कार्यशील पूंजी। अब कार्यशील पूंजी क्या है कि मान लीजिए मिठाई की दुकान हमने खोली, और मिठाई की दुकान खोलने के लिए हमें कुछ ऐसी वस्तु की जरूरत होगी जो केवल एक बार यूज होंगी और यूज होने के बाद वो समाप्त हो जाएंगी। एग्जाम्पल के तौर पे मिठाई की दुकान की अगर हम बात करें तो मिठाई की दुकान में ऐसी कौन सी वस्तु होती है? चीनी की आप बात कर लीजिए, दूध की आप बात कर लीजिए, इन सब वस्तुओं को खरीदना पड़ता है। और इन सब वस्तुओं से क्या करते हैं? हम मिठाइयां बनाते हैं, और मिठाइयां बनाने के बाद तो ये समाप्त हो जाती है ना, चीनी दूध, ठीक है।
तो ये एक बार यूज करने के बाद समाप्त हो जाती है। इनमें जो इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है, ऐसी वस्तुओं में जो इन्वेस्टमेंट होती है उसको कहते हैं कार्यशील पूंजी। ठीक है, समझ में आ गया। अब जो ये भौतिक पूंजी है, इस वाले जो फैक्ट है ये तो आपके बढ़िया तरीके से समझ में आ गया, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं है। अगर है अभी भी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उसके बाद है मानव पूंजी। अब मानव पूंजी क्या है? देखिए, मानव पूंजी की हम बात करें तो जो ये तीनों जो फैक्ट मैंने आपको बताए हैं, तीनों जो कारक मैंने आपको बताए हैं, इन तीनों कारकों में भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी, इन तीनों को एक योग्य करके, यानी एक तरीके से इन तीनों को मिलाकर जो इसमें ज्ञान की जो आवश्यकता होती है, मान लीजिए इन तीनों का आपने बना लिया, आपने भूमि भी ले ली, उस भूमि पर बिल्डिंग भी खड़ी कर दी, श्रमिक भी आपने लगा दिए, ठीक है, मशीनें, औजार वगैरह वगैरह ये सब आपने खरीद के रख दिया, आपने कंप्लीट काम कर दिया है। अब आपको ज्ञान की जरूरत पड़ेगी ताकि आप उस उत्पादन का लाभ ले सको जो आपने यहाँ पे उत्पादन स्टार्ट करना शुरू किया था। उस उत्पादन को स्टार्ट करने के बाद उसको सफलता दिलाना या फिर उसको सफलदायक बनाने के लिए आपको ज्ञान की जरूरत पड़ेगी। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखते हो, आजकल हम इंटरनेट के जरिए इसको समझेंगे, विज्ञापन हम दिलाते हैं, और विज्ञापन जब हम देखते हैं तो विज्ञापन में लोग अलग अलग तरह की एक्टिविटी करते हैं ताकि लोग, जो देखने वाले लोग हैं, इनका जो अट्रैक्शन है वो बढ़े, और अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से वो इस साइड आए, हमारी साइड आए, और हमारे द्वारा जो उत्पाद किया गया है उसको वो यूज करें। ठीक है, तो इस तरह की जो ज्ञान होता है, जो कौशल होता है, ठीक है, ज्ञान, ठीक है, उस ज्ञान को नाम दे दिया जाता है मानव पूंजी। ठीक है, मानवीय ज्ञान को उत्पाद में, आप देखिए जो मानवीय ज्ञान है, यदि हम उत्पाद से संबंधित मानवीय ज्ञान को यूज कर रहे हैं तो वो मानव पूंजी कहलाती है। अब आगे ये चारों फैक्ट आपके समझ में आ गया। यदि अभी भी कोई डाउट है, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर कमेंट बॉक्स में नहीं बता सकते तो नोट्स इसके मैं प्रोवाइड करा ही रहा हूं साथ ही साथ में, तो नोट्स आपको नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएंगे। जब आप उसको एक बार पढ़ लोगे, वहां पे भी मैंने बड़ी आसान भाषा में आपको लिखा है, तो वहां से भी आप इसको समझ सकते हो बढ़िया तरीके से। अब जो उत्पाद से संबंधित जो फैक्ट थे, ठीक है, उत्पादन से संबंधित, वो तो आपके क्लियर हो गए हैं, बढ़िया तरीके से आपको समझ गए हैं। यही इस चैप्टर में मेन था, इस चैप्टर में जो मेन था वो यही था। अब आप समझिए, देखिए, अब जो ये पालमपुर की बात आ रही है, मैं बोलता हूं कि पालमपुर छोड़िए, आप अपनी गांव की सोच लीजिए। ठीक है, अपने गांव में क्या है कि आपका जो गांव है, वो उस गांव के जो लोग हैं वो क्या करते थे, खेती करते थे। मान लीजिए उसके 70% या 80% जो लोग हैं वो खेती पर निर्भर है। गांवों में ज्यादातर ऐसा ही होता है, ज्यादातर जो लोग हैं वो खेती पर निर्भर होते हैं। अब उन लोगों ने जो गांव के जो लोगों की प्लानिंग थी, उन्होंने एक प्लानिंग बनाई, एक योजना बनाई कि हमारे जो गांव की बंजर भूमि पड़ी है, उस बंजर भूमि में, या उस बंजर भूमि को हम खेती योग्य बना लें। तो उन लोगों ने उस बंजर भूमि को खेती योग्य बनाकर क्या कर दिया, अपना जो खेती भूमि का जो क्षेत्र था उसको विस्तारित किया। लेकिन उसको विस्तारित करने के बाद अब वो भूमि को, अपने गांव की भूमि को तो विस्तारित कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि भाई भूमि एक प्राकृतिक चीज है और उसको बढ़ाया नहीं जा सकता। ठीक है, भूमि आ गई तो आ गई, उसको आप नहीं बढ़ा सकते, वो प्राकृतिक चीज है। तो उन लोगों ने जो बंजर भूमि थी अपने गांव की, अपने गांव की तो यूज कर ली, तो दूसरे गांव की तो यूज कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो अब उनको क्या करना है, ज्यादा उत्पादन करना था, तो उन्होंने उस टाइम ज्यादा उत्पादन करने के लिए बंजर भूमि को यूज में ले लिया। अब यहाँ पे बात आती है कि स्थिर भूमि में ज्यादा उत्पादन कैसे उन लोगों ने किया। ठीक है, बात है उत्पादन पर, मैंने बोला था। तो कम भूमि में जितनी भी आपके पास भूमि है, मान लीजिए आपके पास में 2 हेक्टेयर भूमि है। ठीक है, अब 2 हेक्टेयर भूमि में पहले आप करते थे कितना उत्पाद करते थे, मान लीजिए 50% कर रहे थे। ठीक है, 2 हेक्टेयर भूमि में। लेकिन अब आप इसी 2 हेक्टेयर भूमि में आप 70% कर रहे हो, यानी 20% गिरो हुआ। तो 20% गिरो कैसे हुआ? उसी भूमि में पहले ही आप 50% कर रहे थे, अब 70% कर रहे हैं। तो उन लोगों ने ऐसा क्या किया कि उसकी जो पालमपुर के गांव की जो बात कर रहे हैं, यानी अपने गांव की आप बात कर लो, आपके गांव के लोगों ने ऐसा क्या किया कि उसी भूमि में, उसी निश्चित भूमि में, उसी स्थिर भूमि में उन लोगों ने उत्पादन ज्यादा करना स्टार्ट कर दिया। तो उत्पादन ज्यादा करना कैसा किया वो यहाँ पे समझना है, इसीलिए पालमपुर की बात कही जा रही थी। अब आपको समझ गए कि पालमपुर की कहानी क्या थी। अब देखिए उन लोगों ने ऐसा क्या किया। देखिए पहले क्या था कि लोग परंपरागत विधियों से क्या करते थे, खेती करते थे। पहले की मैं बात कर रहा हूं,
1960 से पहले की, ठीक है। आप समझिएगा 1960 यहाँ पे क्यों आया है, क्योंकि 1960 के दशक के अंत में क्या हुआ था, हरित क्रांति आई, और हरित क्रांति ने कुछ ऐसी विधियां लाई जिनकी वजह से क्या हुआ, उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। तो परंपरागत जो विधियां थी उनमें क्या था कि मान लीजिए आपने अब की बार कोई भी गेहूं का उत्पादन किया, और गेहूं का उत्पादन जो किया, उस गेहूं के उत्पादन में से कुछ गेहूं आपने रख लिए, किसके लिए, बीज के लिए, और अगली साल उस गेहूं को आप बीज के रूप में यूज करते हो, ठीक है। तो उससे क्या था कि उत्पादन तो होता था, और जो परंपरागत जो विधियों के अनुसार जो बीज थे उनके लिए कम सिंचाई की जरूरत होती थी, ठीक ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे जो ये 1960 के बाद जो हरित क्रांति आई, उस हरित क्रांति कुछ HYV के बीज लाई, HYV के बीज, हाई यील्ड वेराइटीज के बीज, ठीक है। तो मतलब उन बीजों में क्या होता था, रासायनिक उर्वरक होते थे, ठीक है। रासायनिक उर्वरकों का यूज किया किसानों ने, और पालमपुर के गांव के, या फिर अपने गांव का आप नाम दे दीजिए, उन्होंने HYV के बीजों का प्रयोग किया, ठीक है। और सिंचाई की सुविधा बढ़िया होती चली गई थी, बिजली आ गई, लोगों ने नलकूप लगाने स्टार्ट कर दिए थे, पहले लोग वर्षा पर ज्यादातर निर्भर करते थे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ, जो कृषि थी वो एक निश्चित भूमि पर, एक स्थिर भूमि पर क्या हुई, ग्रो होने लगी, ठीक है। मतलब उसी 2 हेक्टेयर भूमि से 50 से 70% पर वो चली गई। यहां तक आपके समझ में आ गया। अब देखिए स्तर भूमि में अधिक पैदावार प्राप्ति के तरीके, ठीक है, इसको समझिए। तो पहला क्या है, यहाँ पे सिंचाई, पालमपुर गांव की सिंचाई थी जो, या फिर आपके गांव की जो सिंचाई थी वो पहले बढ़िया नहीं थी। सिंचाई व्यवस्था में क्या हुआ भाई कि अब बिजली आने लगी, बिजली जैसे जैसे आने लगी, लोगों को पता चला कि नल कूपों के द्वारा क्या किया जा सकता है, सिंचाई किया जा सकता है बहुत कम समय में बहुत ज्यादा भूमि की। पहले लोग क्या करते थे, रहट के द्वारा करते थे, जिसमें कि बहुत ज्यादा टाइम लगता था। तो अब कम समय में क्या कर रहे हैं वो, कम समय में बहुत अच्छी सिंचाई व्यवस्था उनको मिली। तो इससे क्या हुआ, एक उनको ये भी बढ़िया तरीका है कम भूमि में ज्यादा अधिक पैदावार करने का, ठीक है। तो सिंचाई की वजह से अधिक पैदावार हुई। दूसरी, बहुविध फसल प्रणाली। अब सिंचाई कम समय में आप ज्यादा भूमि की सिंचाई कर रहे हो, ठीक है। मतलब आप एक साल में अब आप कई फसल उगा सकते हो, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या किया, एक वर्ष में यदि एक से ज्यादा फसलें उगाई जा रही हैं तो उसको हम कहते हैं बहुविध फसल प्रणाली या फिर बहुविधि फसल प्रणाली। ऐसी विधि जिसमें एक साल में 2 से अधिक फसलें उगाई जाए उनको हम कहते हैं बहुविध फसल प्रणाली। समझ गए। तो इससे अगर सिंचाई व्यवस्था बढ़िया है तो ऑटोमेटिकली बहुविधि फसल प्रणाली तो आ ही जाएगी समाज में। तो ये आई, इससे भी क्या हुआ, स्थिर भूमि में या फिर निश्चित भूमि में अधिक पैदावार होने लगी। उसके बाद आधुनिक भूमि, आधुनिक भूमि कृषि विधियां। आधुनिक भूमि यानी जो कि हरित क्रांति लेकर आई। हरित क्रांति में क्या लेकर आई, HYV के बीज लेकर आई, रासायनिक उर्वरक लेकर आई। रासायनिक उर्वरकों से क्या हुआ, रासायनिक उर्वरक है क्या, इसको समझिएगा। बहुत ज्यादा ये वर्ड आता है ना, लेकिन इसका एग्जैक्ट अर्थ हम लोगों को नहीं पता होता है। रासायनिक उर्वरक ऐसे उर्वरक कि जिनको भूमि स्वयं सहन नहीं करती है, ठीक है। मतलब जो भूमि है वो स्वयं सहन नहीं कर रही है उसको, ठीक है, उसको सोख नहीं रही है। अब समझिए जो ये रासायनिक उर्वरक हैं, यदि इनको फसल में डाला जाए तो पौधा इन्हें जल्दी ग्रहण करता है। क्या करता है, पौधा रासायनिक उर्वरकों को जल्दी ग्रहण करता है, ना कि भूमि, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जब पौधा जल्दी ग्रहण करता है तो जो पौधा है वो बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पादन पैदा करता है, ठीक है, समझ गए। अब जो ये रासायनिक उर्वरक है इसको भूमि तो सहन नहीं कर पाती है। कुछ समय बाद धीरे धीरे जब हम लोगों ने ज्यादा इसका यूज करना स्टार्ट किया तो धीरे धीरे ये रासायनिक उर्वरक नीचे पृथ्वी के अंदर जा रहे हैं और भौम जल में घुल जाते हैं, समुद्रों में घुल जाते हैं, ठीक है। तो जिनसे कि नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, पर्यावरण पर। तो ये भौम जल में जाते हैं, समझ गए हो ना। तो पृथ्वी तो इनको सहन कर नहीं पा रही है, इसलिए समझ गए। अब आधुनिक कृषि विधियों में ये सभी आ रहे हैं, रासायनिक उर्वरक, HYV के बीज, ठीक है। तो इनके बारे में, इनसे क्या हुआ, स्थिर भूमि में अधिक पैदावार होने लगी, ठीक है। ज्यादातर पंजाब है, पंजाब ने इनका यूज किया, आधुनिक कृषि विधियों को अपनाया पंजाब ने, ठीक है। तो यहां तक जो ये था, जो ये पोर्शन था, ये आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। और एक और फैक्ट आप ले लीजिए, मशीनों के द्वारा क्या कि आधुनिक जो कृषि विधियां हैं इनमें मशीनें ऐसी आने लगी कि बहुत कम समय में बहुत ज्यादा काम कर देती हैं, ठीक है। और उनकी वजह से वो मतलब एक वर्ष में अधिक से अधिक फसलें उगा सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ एक से अधिक फसलें उगा सकते हैं। एक तो उगा ही लेते हैं, 2 या 2 से अधिक फसलें उगा लेते हैं, 3 फसलें उगा लेते हैं।
तो इससे क्या हुआ है कि जो उत्पादन है उसमें बढ़ोतरी हुई है। अब यहाँ पे देखिए जो पालमपुर गांव की कहानी है उसका लगभग आप सारा कुछ समझ चुके हो, मैं बता चुका हूँ। लेकिन अभी भी फिर एक मैं यहाँ पे जो आज जो हमने बात की थी, देखिए जो पालमपुर की कहानी है उसको आप उस तरीके से मत देखिए, उसको देखिए कि एक तो पालमपुर में कृषि क्रियाएं होती हैं और एक होती हैं गैर कृषि क्रियाएं। यानी आपके गांव में एक तो कृषि क्रियाएं होती है, एक गैर कृषि क्रियाएं होती है। अब कृषि क्रियाओं के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, यानी खेती और खेती किस तरीके से कर रहे हैं कैसे नहीं है, वो सभी विधियां मैंने आपको यहाँ पे बता दी, आपके समझ में आ गई। अब जो नेक्स्ट जो पार्ट है, यानी ये भाग 1 था, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में भाग 2 पर, और भाग 2 पर हम करेंगे गैर कृषि क्रियाओं पर, ठीक है। और गैर कृषि क्रियाओं का अध्ययन करने के बाद फिर हम इसको देखेंगे एक उत्पादन की दृष्टि से। फिर आप स्वयं को देखना, खुद को देखना कि आपने क्या इस चैप्टर से सीखा है, क्या नहीं सीखा है। बहुत बढ़िया चैप्टर है और ऐसे ही हम आपको लगातार वीडियोस देते रहेंगे बहुत ही आसान भाषा में। और नोट्स तो हम आपको साथ ही साथ दे रहे हैं। इस वीडियो का नोट्स आपको मिल जाएगा कहाँ पे, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिया है, वहां से आप नोट्स को देख सकते हो। बहुत बढ़िया से नोट्स बनाए हैं, बहुत ही आसान भाषा में। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर अभी तक न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल आइकन वाली बटन को हिट कर दीजिए, ताकि अगली हम कोई भी वीडियो डालें तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। नहीं यार अभी थैंक यू सो मच नहीं, अभी देखिए ना कि अभी तो हिस्ट्री के बारे में भी बताना है। हिस्ट्री का भी जो कंटिन्यू वीडियो चल रहा है, 9th to 12th की क्लासेस लगी हुई हैं, तो कंटिन्यू से रूप से हम देंगे। पॉलिटी का भी चल रहा है, तो सभी की आप सीरीज वाइज सीरीज देख सकते हो, जैसे कि इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी का भी चल रहा है और सभी का नोट्स हम प्रोवाइड करा रहे हैं। इसलिए कहने का मतलब ये है कि टीम काम कर रही है, तो ज्यादा से ज्यादा आप सपोर्ट करिए हम लोगों को, ताकि हम आपको बहुत जल्दी से बहुत कम समय में अच्छी सुविधाएं आपको दे सके, ठीक है। ताकि वही खेत वाला प्रोसेस है, खेती करने वाला, आधुनिक कृषि विधियां आई तो क्या हुआ, उत्पादन ज्यादा हुआ। इसी तरीके से जब आप अच्छी सुविधाएं, जब ज्यादा से ज्यादा हमको सपोर्ट करोगे तो अच्छी सुविधाएं हम आप लोगों को देंगे, और इससे बेनिफिट किसका है, आप लोगों का भी है, हमारा भी है। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट करना नहीं भूलेगा। तो दोस्तों मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।